हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ आते हैं और अपने स्टडी को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक स्टेप और आगे की ओर चलते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियल वॉवेल्स। आई थिंक कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये चैप्टर है बट मैंने इसको अपलोड नहीं किया था, इसके बारे में डिस्कशन नहीं की थी हमने। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर एसेंशियल वॉवेल्स को पढ़ाइए, क्या है कैसे है, इससे रिगार्डिंग कई सारे सवाल आए मेरे पास, कई बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना फिर इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन नहीं होगी इस पर, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, फिर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी अब आपने कहा है तो फिर करना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक के ऊपर, एसेंशियल वॉवेल्स के ऊपर। लिखा है वोकलाइज्ड आउटलाइंस। देयर आर सर्टेन वर्ड outlines which should be vocalized to some extent. The following directions therefore should be carefully noted. Number 1, पहला लिखा है A. In single stroke outlines having an initial and a final vowel, the final vowel should be inserted. साफ साफ है लिखा हुआ है इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइन। सिंगल स्ट्रोक आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आउटलाइन है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रोक हो, कोई सा भी, P हो गया, B हो गया, T हो गया, D हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। आउटलाइन हैविंग एन इनिशियल एंड फाइनल वॉवेल, मतलब स्ट्रोक एक हो, ठीक है, इसके पहले भी वॉवेल हो और इसके बाद में भी वॉवेल हो, तो द फाइनल वॉवेल शुड बी इंसर्टेड। तो हम इस फाइनल वॉवेल को शुड मतलब चाहिए, मैं चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। यहाँ पे क्या इन्होंने एग्री किया है कि ये हमें लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं करी है। इसका मतलब ये है कि आप इसको लगा भी सकते हैं, इसको आप नहीं भी लगा सकते हैं। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है इको, एरो, फिर एरिया एंड इरा। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, चलिए एरो ले लिया हमने। एरो, एरो में क्या है, ए एक वॉवेल है, आर एक स्ट्रोक है और ओ एक वॉवेल है। सेम चीज आई, इन्होंने क्या बोला कि हमें फाइनल वॉवेल को लगाना ही लगाना है, इनिशियल को चाहे लगाए चाहे ना लगाए। तो अब देखिए आपका इनिशियल जो स्ट्रोक आ रहा है, सिंगल स्ट्रोक है, वो कौन सा है, आर का है, ठीक। अब आर के पहले वॉवेल है, इसका मतलब क्या है कि आपका आर डाउनवर्ड बनेगा और ओ का साउंड लग गया, स्ट्रोक बनेगी लाइन के ऊपर। अब सीधी सिंपल आपने जो भी आर के बारे में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कहा है कि अगर हमारा आर डाउनवर्ड बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आर के पहले वॉवेल है, तो चाहे हम इस वॉवेल को लगाएं चाहे ना लगाएं, वो हमारे लिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर आर हमारा डाउनवर्ड बन रखा है, इट मीन्स कि आर के पहले वॉवेल है जिसको हमने पुट नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका स्ट्रोक कहाँ पे है, लाइन के ऊपर, और वॉवेल कौन से प्लेस का है, सेकंड। अगर सिर्फ ये सिंगल वॉवेल ही होता तो इसकी पोजीशनिंग आई थिंक ऑन द लाइन ही होती, बट ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले जरूर कोई ना कोई वॉवेल है। तो अगर आप दोनों मेरे बताए हुए क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे तो इस अकॉर्डिंग यहाँ साफ साफ हमें जाहिर होता है कि यहाँ एक इनिशियल वॉवेल लगा हुआ है जिसको हमने पुट नहीं किया हुआ है, क्योंकि एसेंशियल वॉवेल का मतलब ही है कि जो ज़रूरी हो, मैंडेटरी हो, एंड आई थिंक ये मैंडेटरी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप भी ये समझते होंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको बिना लगाए भी आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, बी, an outline should be written in position notwithstanding that it has an initial or a finally joined diphthong. ध्यान दीजिएगा इसको, इन्होंने कहा है कि an outline should be written in position। कोई भी आउटलाइन कहाँ लिखी जानी चाहिए, पोजीशन पे लिखी जानी चाहिए, notwithstanding that it has an initial or a finally joined diphthong। उसके साथ चाहे कोई इनिशियल जॉइंट डिप्थॉन्ग हो चाहे फाइनल जॉइंट डिप्थॉन्ग हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रोक की जो पोजीशनिंग है वो हमें ऑन द लाइन, मतलब उसकी पोजीशन पे ही लिखना है। अब पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। देखिए अभी तक जब आप मे बी अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है,
बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर चुके हैं और आप मैगजीन लिख रहे हो या फिर आपने बुक ख़त्म कर रखी हो टिल सफिक्स, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप किसी भी बनाए हुए आउटलाइन को उसकी वॉवल से नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि वॉवल्स का क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो हम वॉवल्स को ओमिट करते जाते हैं। क्यों? बिकॉज हमें टाइम सेव करना है, तो हम क्या करते हैं, वॉवल्स को ओमिट करते जाते हैं। बट उसकी पोजीशनिंग को कभी भी आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशनिंग तो डिसाइडेड होती है अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। तो अगर आप किसी आउटलाइन को लाइन के ऊपर बना दिए, इसका मतलब वो डिनोट कर रहा है कि उसके साथ फर्स्ट वॉवल कमिंग जो है वो फर्स्ट प्लेस का ही है। तो जो भी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं किसी भी आउटलाइन को देख करके, वो किस पे डिपेंड होती है, उसकी पोजीशन पे, इंस्टीड ऑफ देयर वॉवल साइंस या फिर डिथोंग जो भी साइन हो। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके पहला वर्ड लिखा हुआ आपका आइजैक, आइटम, रिव्यू, इंस्टीट्यूट्स। देखिए वर्ड्स चाहे फर्स्ट प्लेस पे हों, सेकंड प्लेस पे तो होता नहीं डिफथोंग, चाहे थर्ड प्लेस पे हों, लेकिन जो आपकी पोजीशनिंग है आउटलाइन की वो वहीं की वहीं है। अगर आइजैक है तो आइजैक लाइन के ऊपर बना हुआ है, उसी के जगह पे अगर रिव्यू है तो रिव्यू ऑन द लाइन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला वॉवेल है वो कौन से प्लेस का है, सेकंड प्लेस का, चाहे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हो चाहे ना किया हो। लेकिन अगर हमारा कोई भी वर्ड ये बना, इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम। नंबर 1, आर हमारा अपवर्ड गया है, इसका मतलब कि आर के पहले वॉवेल नहीं है। नंबर 2, हमारी आउटलाइन कहाँ बनी हुई है, ऑन द लाइन, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट कमिंग वॉवेल होगा कौन से प्लेस का होगा, सेकंड। अगर इसके पहले होता तो जाहिर सी बात है डाउनवर्ड होता, पहले नहीं, इसका मतलब क्या है, बाद में है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक दो लोग मुझसे ये भी बोले कि सर सेकंड प्लेस पे तो 4 वॉवेल आते हैं, फर्स्ट पे 4 आते हैं। तो यहाँ आप में भी कह सकते हैं कि सर ये कंफ्यूजन होगी, बट मैंने सबको सेम आंसर दिया था और आज इस क्लास में, लाइव क्लास में भी आपको हम सेम आंसर दे रहे हैं कि अब अगर आप एसेंशियल वॉवल तक पहुंच चुके हैं, अगर आपने सफिक्स कंप्लीट कर लिया है, अब अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस या फिर एडवांस फ्रेजोग्राफी या फिर मैगजीन कर रहे हैं, तो आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इतने आप इस फील्ड में आगे जा चुके हैं कि दिए हुए वर्ड से, दिए हुए आउटलाइन से चीज़ों को आप इमेजिन कर सकें, आप गेस कर सकें। आपकी थिंकिंग इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि आपको एक एक माइनर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है इन सारे वर्ड्स में। हाँ, कहीं कहीं माइनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बट कहीं कहीं आपको इस बात का ध्यान देना होगा। अब अगर आप इस लेवल पे आकर के ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये ऐसा क्वेश्चन कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। देखिए मेरा क्या, आप क्वेश्चन करके मैं आंसर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन तक रुके हुए हैं या फिर आप अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो गाइज निकलिए। शॉर्ट हैंड की फील्ड बहुत बड़ी है, किताब दिखने में छोटी है बस। हाँ, मुझसे किताब की बात करता हूँ, किताब से भी याद आया, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर आप कौन से बुक यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। तो गाइज आप सभी लोग देख लीजिए, हमारे पास यही बुक है, पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर विद, कि हम इसी बुक की हेल्प से स्टार्ट से लेकर के एंड तक जितने भी डिस्कशन किए हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी बुक की हेल्प से पढ़े हुए हैं। और मैं आज आप सबको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर शॉर्ट हैंड पढ़ना चाहते हैं तो यही एक सिंगल बुक प्रेफर करिए, क्योंकि ये बेस्ट बुक है शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सी, वेयर एन अपवर्ड और अ डाउनवर्ड आर or L does not indicate a preceding or a following vowel, the vowel sign should be inserted। अब देखिए मैंने आपको ये जो ऑप्शन सी है वो ए एंड बी से मैच करता है, कैसे बता रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अगर आपका आर डाउनवर्ड है इट मीन्स कि इसके पहले वॉवेल है, अगर आपका आर अपवर्ड है इट मीन्स इसके पहले वॉवेल नहीं है। लेकिन आपके जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने एक आया होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर, इसके बारे में एक अलग से चैप्टर आया होगा एल एंड एस एच के पहले। ठीक है, उसमें आपने देखा था कुछ वर्ड्स ऐसे थे जैसे लाइक आइरेट, आर्क। इसमें क्या था कि आर के पहले वॉवेल है बट फिर भी आपका आर अपवर्ड गया हुआ है। वो उसका पीछे रीजन जो था वो ये था कि भाई इजियर ज्वाइनिंग एंड ऑल दैट। तो यहां पे इन्होंने ये कह दिया साफ साफ कि वेयर एन अपवर्ड और अ डाउनवर्ड आर और एल, आर एल, यही है ना।
तो वेयर एन अपवर्ड और डाउनवर्ड आर एंड एल डज नॉट इंडिकेट अ प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वॉवेल, अगर ये आपको इंडिकेशन नहीं दे पा रहे हैं प्रीसीडिंग का या फिर फॉलोइंग का, तो आप क्या करेंगे, आपको वॉवेल का सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, आपको ये रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इन वर्ड्स लाइक आर्क, अगर आप इसको नहीं, सपोज आपने एक वर्ड बनाया आर्क, ARCH, ठीक है। अब आप सोचें कि सर आर तो वॉवल को रिप्रेजेंट कर ही देता है, तो हम वॉवल क्यों लगाएं और नहीं लगाएं। आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा सेंस चेंज होता है इससे, ठीक है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको हम पढ़ते हैं पे, इसको पढ़ते हैं एप। वॉवल जहां पहले आया सेंस चेंज, वॉवल जहां बाद में सेंस चेंज। तो अगर इसको आपने ये पढ़ा तो अलग सेंस, ये पढ़ा ये पढ़ा तो अलग सेंस। तो यहां पे आपको क्या करना है कि जहां आपको लगता है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर और एल वॉवल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन वॉवल को पुट करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट डी, जनरली स्पीकिंग वॉवल्स शुड बी इंसर्टेड। जनरली स्पीकिंग वॉवल्स शुड बी इंसर्टेड। इंसर्ट का मतलब कि हमें यूज करना ही करना है। कहाँ वेयर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच हैव सिमिलर आउटलाइंस एंड द सेम पोजीशन। जहाँ आपके सामने, मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि अगर आपके सामने दो सिमिलर वर्ड्स आते हैं तो उनको अलग अलग करने में, डिस्टिंक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको वॉवल्स लगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि दो वर्ड्स हैं, सिमिलर हैं, कन्फ्यूज़न होनी ही होनी है। उससे बचना है, आप वॉवल्स लगा दीजिए, प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप डाउट फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, where a word is unfamiliar or unfamiliar in the special sense in which it is used। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप familiar का मतलब क्या है कि जान पहचान, unfamiliar का मतलब जान पहचान न होना। अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आता है, चाहे वो छोटा ही वर्ड है, बट अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आता है जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं, या फिर जिन वर्ड्स की प्रैक्टिस आपने पहले नहीं कर रखी है, आपको कुछ अलग दिख रहा है, तो उन वर्ड्स में आपको सारे के सारे वॉवल्स लगाने ही पड़ेंगे, बिकॉज आप उसको पहले कहीं नहीं पढ़े हैं। अब रिव्यू है, कितनी बार पढ़ा होगा आपने रिव्यू। ट्यूब है, आपने कितनी बार पढ़ा होगा ट्यूब। अगर आपने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक, आपने कितनी बार पढ़ा होगा ट्यूब। ट्यूबिंग, कुछ भी हो गया, कोई बेसिक वर्ड ले लिया, ट्यूब, ट्यूब जो भी ले लिया, हमने पढ़े हुए हैं। तो आप अगर इस वॉवल को नहीं लगाते हैं तो भी ट्यूब होगा या ड्यूब होगा, यही पढ़ सकते हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस आगे पीछे मिला करके आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आ जाए तो आप उसको कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें कि आप उन वर्ड्स के साथ वॉवल्स को या फिर डिप्थॉन्ग्स को रिप्रेजेंट करें जिनके साथ आप फेमिलियर नहीं हैं। बाकी आपका XYZ बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट जो आपकी मैंडेटरी थी इस चैप्टर में वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, मैंने कहा था आपसे कि एसेंशियल वॉवल बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को जो डाउट्स थे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तो मैं पिछले भी सारी वीडियोज़ में बोल रखा है मैंने, और आज भी बोल रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, हमारे क्या बोलते हैं आपके इंस्टाग्राम एंड जितने भी सोर्सेज हैं, इवन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हमने। आप जब भी चाहें हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।